This segment was brought to you by Evercare Hospital. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम अना यूसुफ है और आज के प्रोग्राम में माह रमज़ान में यूजुअली जो लोगों को बहुत बड़ा मसला रहता है और यस देखने में भी आया, आप लोगों के सवालात भी आए, तो हमने कहा कि जी हम क्यों ना स्पेशलिस्ट फील्ड के जो लोग हैं उन्हें बुलाएं और आपका इशू डिस्कस करें। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो स्टमक के पेशेंट हैं जब रोज़ा रखते हैं तो बहुत सारी शिकायत करते हैं क्योंकि हमारा खाने का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाता है। सहरी और अफ्तारी अगर हम रोज़े के असल मकसद के तहत रखें तो बहुत फ़ायदा है, बट हमारे यहाँ ईटिंग हैबिट बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। अफ्तार दस्तरखान जैसे सजे होते हैं, फिर हमारी अफ्तारी सहरी जो है, सहरी करके फ़ौरन लेट जाना और फिर सहरी में हम उस तरह से ख्याल नहीं रखते, पराठे खा लिए, सालन खा लिया, तो जिन लोगों को तेज़ाबियत रहती है, मैदे में जलन रहती है, बहुत ज़्यादा उनको मसला हो जाता है। दूसरा एक सेगमेंट उन लोगों का भी आज डिस्कस करेंगे जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, वज़न अपना कम करना चाहते हैं या वज़न अपना कम नहीं करना चाहते, एटलीस्ट मेंटेन रखना चाहते हैं। रोज़ों में उन लोगों के लिए भी बहुत मसला हो जाता है। सो आपने करना क्या है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम कर देते हैं तो इन मसाइल का शिकार हो जाते हैं। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा देती हूँ जी। डॉक्टर हमाद अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एवरकेयर हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ हाजरा सलीम साहिबा हैं, कंसल्टेंट डाइटिशियन हैं, एवरकेयर हॉस्पिटल से ही इनका ताल्लुक है। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमाद। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ, रमज़ान में जिन लोगों को मेरे ख्याल से नहीं भी स्टमक का इशू होता ना, जिनको मसला है उनकी तरफ तो आएंगे, बट हमारी कुछ ईटिंग हैबिट्स ऐसी हो जाती है ना, हम ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें बहुत खाना शुरू कर देते हैं, तो जिनको नहीं भी मसला उनको भी स्टमक में पेन होना शुरू हो जाती है। क्यों ऐसा है? वो क्यों ऐसा है उसका जवाब तो आपने काफ़ी हद तक खुद ही दे दिया। असल में हमारा जो स्टमक है वो हर रोज़ हर वक्त एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एसिड बना रहा होता है, और जिस वक्त हम खाना खाने का इरादा करते हैं तो वो जो ये फैक्ट्री है एसिड बनाने की, वो एकदम अपनी प्रोडक्शन बड़ी तेज़ कर देती है टू गेट रेडी टू रिसीव द फूड। एंड क्योंकि जिस तरह के खाने हम खाते हैं उनको हज़म करने के लिए वाकई एक बड़े तेज़ किस्म के एसिड की ज़रूरत है। तो रोज़ा जब हम रखते हैं और पूरा दिन हम खाली पेट होते हैं तो वो एसिड एक्यूमुलेट होता रहता है स्टमक में। फिर जब हम अफ्तार का वक्त आता है और थोड़ा सा सोचते हैं उस बारे में तो उधर सिग्नल जाता है ब्रेन से कि जी रेडी हो जाओ, आपका काम शुरू होने वाला है। फिर और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो ये इम्बैलेंस है ना, थोड़ा सा ओवर एसिड की प्रोडक्शन, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। और फिर जब हम उसके ऊपर ज़्यादा ऑयली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ठोंस लेते हैं एक ही बार भी, और फिर रोज़ा खोलते हैं ना आपको कुछ ठंडा चाहिए होता है, यस, कुछ मशरूबात बने होते हैं तो वो उसके साथ हम फ़ौरन ऑयली चीज़ें भी ले लेते हैं, वो स्वीटेंड होते हैं चूँकि बहुत ज़्यादा, उस वजह से भी प्रॉब्लम आता है। तो एक इंजन जो बिल्कुल रेंग रहा था उसको सडनली आप पुश करें, उसको कहें कि बस भाई दौड़ना शुरू कर दो अचानक से, देन वो थोड़ा कराहता है, थोड़ी ट्रबल आती है। सही। सो ये मसला है जी, अच्छी मिसाल देकर आपने बता दिया। अच्छा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, हम अक्सर लोगों को देखते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को मेरे समेत ऐसा होता है, रमज़ान में वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि हम पूरा दिन समझते हैं हमने फास्टिंग की है, सहरी और अफ्तारी में ही खा रहे हैं, तो फिर कैसे वेट बढ़ गया? तो कैसे वेट बढ़ जाता है? सारा दिन तो आप भूखा रहते हैं। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमज़ान में हमें बहुत सुनने को मिलता है कि हम रोज़ा रख रहे हैं बट वेट क्यों गेन हो रहा है? उम्मीद ये लगाई होती है भाई सारा दिन भूखे रहे हैं, रोज़ों में तो वेट कम हो बिल्कुल ऐसे, और 12 घंटे का आप देखें रोज़ा रखा जा रहा है, उसके बाद भी वेट गेन के केसेस क्यों आ रहे हैं? अभी जो आपकी डिस्कशन चल रही थी कि हम इफ्तारी करते हैं उससे, पकौड़ों से, समोसों से, और कुछ लोगों ने ना बहुत, हमारे एक पार्ट ऑफ कल्चर हो गया ना कि हमारे
इफ्तार के मेन्यू में पकौड़े और समोसे होने चाहिए। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर पकौड़े नहीं खाए हमने इफ्तार के टाइम तो ऐसा लगता है रोज़ा ही कबूल नहीं हुआ। सो आई हैव सीन सच केसेस एज वेल। तो एक तो ये रीज़न है, सिंपल सा इसका मैं आपको वन लाइन में अगर इसका आंसर दूँ तो ये है सरप्लस कैलोरीज। आपके सहरी में भी आप कुछ बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। अच्छा, पराठे की आपने बात की थी, हमने ना पराठे को बहुत ज़्यादा विलन भी बना दिया। पराठा अगर देखिए होल व्हीट फ्लावर का है या उसमें ऑयल कम इस्तेमाल हो रहा है तो आप पराठा भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एक पैटर्न है पराठा बनाने का, हम बहुत ज़्यादा ऑयल का उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर हम उसकी बात करें, आटे की बात करें, तो अक्सर वो मैदा होता है, वो होल व्हीट फ्लावर तो होता नहीं, जिसको हम चक्की वाला आटा या छान वाला आटा कहते हैं। तो कैलोरी ज़्यादा लेने से ही वज़न बढ़ता है और थोड़ा सा फिजिकल इनएक्टिविटी भी रमज़ान के महीने में ज़्यादा हो जाती है। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। चलिए जी, वजन बढ़ने की वजह तो हमने बता दी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, जिन लोगों को हाजमे के मसाइल का इशू है, रोज़ा रख सकते हैं? उनके लिए महफूज है रोज़ा रखना? जो मेजॉरिटी लोग हैं जिनका प्रॉब्लम स्टेबल है वो तो रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका जो भी मैदे का मसला है, मसलन अगर अल्सर का मसला है या एसिड रिफ्लक्स का मसला है, या इवन और जो हमारे शोबे में आते हैं जैसे कि लिवर के कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, एज़ लॉन्ग एज़ उनकी डिज़ीज़ स्टेबल है तो यूजुअली वो रोज़ा रख सकते हैं। और मोस्टली जो यानी क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं ना, दे गेट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। उनको खुद अपनी बीमारी के बारे में बड़ा अच्छा पता होता है एंड दे कैन टेल हमें हम रख सकते हैं या नहीं। और जो ज़्यादा सेंसिबल लोग हैं वो अक्सर रमज़ान से पहले एक दफ़ा अपना चेकअप करा लेते हैं और मशवरा कर लेते हैं कि बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है। एटलीस्ट अगर आपके साथ कोई मसला चल रहा है ना, तो आपको जाके पहले अपने डॉक्टर से एक दफ़ा रमज़ान से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए, अपनी रीसेंट सिचुएशन डिस्कस कर लेनी चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो ख़ासतौर पे मसलन लिवर डिजीज़ है, अगर वो स्टेबल भी है तो समटाइम्स वो प्रोग्रेस कर रही होती है टूवर्ड्स डिटीरियोरेशन। और अगर ऐसा मामला हो तो फिर हमें थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है और उनको बाज़ औक़ात रोज़ा से यानी छूट देनी पड़ती है। तो ये आपका जी, डॉक्टर से आपका रब्ता रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। सो डॉक्टर हाजा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये हमारा सबसे ज़्यादा जो मेन पहलू होता है ना, अफ्तार ही होता है, उसमें हम एकदम से, और फिर कुछ लोग तो अफ्तार पार्टीज पे भी इतना जाते हैं हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन गया ना, सो वो फिर आप खाने से हाथ नहीं रोक सकते। तो आपका अफ्तार होना क्या चाहिए कि आपका वेट भी ना बढ़े, एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आ जाए और आप हेल्दी भी फील करें, क्योंकि रोज़ा खोलते वो जो टाइम आता है आप बड़ा लेथार्जिक सा हो जाते हैं, ऐसे बॉडी में जान नहीं लग रही होती, तो हम चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। बेस्ट अफ्तार होता क्या है? अच्छा, इसमें सबसे पहले ना माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो प्लान करना है ना अपना पूरा अफ्तार का मेन्यू, उस पर हमें थोड़ा सा सोचना है कि हमने क्या प्लान करना है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी ये कहती हूँ कि आप प्लान कर लें कि आपने अगर फ्राइड आइटम्स खाने भी हैं जस्ट इन केस, तो हफ्ते में कितनी दफ़ा खाने, क्योंकि हम डेली तो खाना रिकमेंड नहीं करेंगे। अब एक सुन्नत का तरीका है कि आपने खजूर से रोज़ा इफ्तार करना है, ये सबसे बेस्ट, क्योंकि देखें ना हमारा जो पूरे दिन हमने रोज़ा रखा होता है तो जो इंस्टेंट एनर्जी हमें वो खजूर से जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग जब खजूर खाना शुरू करते हैं वो भी 4-5 खा जाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी देखें, एक महीना ही ऐसा है रमज़ान का कि हमें मॉडरेशन, एतदाल सिखाया जाता है, तो थोड़ा सा मॉडरेशन में रह के करना है। फिर आपने एक तो खजूर से अपना रोज़ा इफ्तार करना है। अब जो ड्रिंक्स की बारी आ जाती है, शुगरी ड्रिंक्स, हमारे यहाँ लाल शरबत बनते हैं, फिर लेमनेड्स बनते हैं, तो उसमें अच्छी खासी चीनी डाली जाती है। बल्कि आई हैव सीन केसेस जिसमें लोग जो पाउडर्ड जूसेस होते हैं उसमें भी चीनी डालते हैं। पर अगर दूध सोडा बन रहा है तो फिर उसमें आपने फिज़ी ड्रिंक भी डालनी है, चीनी भी डालनी है, तो हम बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देते हैं उस टाइम पे शुगर का। आप वैसे अगर आप चाहें तो आप सिंपल पानी से भी रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। मैं खुद इफ्तार करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि आप, बड़ा अच्छा है कि आप खजूर खाएं, आप पानी पिएँ। अगर चलें आपका इससे दिल नहीं भरा तो आप थोड़ा सा लेमनेड ले लें, उसमें आप लेमन डालें, मिंट डाल लें, बट चीनी का इस्तेमाल कोशिश करें कि कम से कम करें अगर आप करना भी चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको ओवर ना करें। अच्छा, ये हो गया, ये आपने लेना है। उसके बाद कुछ हल्का फुल्का आप आइटम ले लें। हमारे कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स हैं जो अच्छे हैं, जिस तरह फ्रूट चाट होगी। अच्छा, हमने फ्रूट चाट में भी चीनी डालनी है। अब फ्रूट्स की नेचुरल शुगर तो है, लेकिन हम उसमें भी चीनी डालेंगे। अगर हमने चना चाट बनाई हुई है या दही फुल्कियाँ बनाई हुई हैं, उसके ऊपर भी, अच्छा, अंदर भी चीनी डालेंगे, ऊपर भी हम पापड़ी भी डालेंगे, फिर हम इमली की चटनी वाली चीनी भी डालेंगे। तो यहाँ पर माइंडफुल होने की ज़रूरत है कि आपने अपना जो मील प्रेप करना है या आपने अपना जो फूड प्रेप करना है उसमें आपने चीनी का इस्तेमाल कम कैसे करना है, या कुछ ऐसी चीज़ें मॉडिफिकेशंस करनी है जो हेल्दी चीज़ें जिनसे हमें बेनिफिट पहुंचना है उसको भी हम खराब करके, तो एग्जैक्टली उसको थोड़ा सा लाइट रखें। अच्छा, मैंने ऐसे भी लोग खुद बताते हैं कि हम इतनी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, खा भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, फिर हमसे उठा भी नहीं जाता। तो ये जो ओवर ईटिंग है, इसको वही वाली बात है, माइंडफुल होके आपने खजूर लिया, आपने पानी पिया या हल्का फुल्का लेमनेड ले लिया। हल्का फुल्का का मतलब है कि उसमें चीनी कम हो, ठीक है। उसके बाद
बाद आप कोई एक बोल फ्रूट चाट का ले लें, छोटे वाला, बड़ा भी नहीं, चना चाट लेनी है वो ले लें, दही फुल्की लेनी है वो ले लें, और उसके बाद फिर आप नमाज़ पढ़ें। मगरिब की नमाज़ लेट ना करें, मगरिब की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आपने अपना कोई मील लेना है तो ले लें। बट एकदम से खाना जो है ना, और बहुत ज़्यादा खाना, ये आपने थोड़ा सा उसमें प्लान करना है और अपने आप को पहले प्रिपेयर करना है कि हमने रोज़ा इफ्तार करते हुए और आराम से खाना है, जल्दी नहीं करनी। हमारा होता है ना कि हम फ़ौरन स्टफिंग करनी शुरू कर देते हैं। जितना ज़्यादा च्यू करेंगे खाने को, जितना ज़्यादा रिलैक्स होकर खाएंगे वो। एग्जैक्टली, आप सुन्नत के तरीके को इसमें फॉलो करें। बिल्कुल ऐसे ही है जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि एक लंबा टाइम हमने रोज़ा रखा होता है, स्टमक हमारा बिल्कुल सोने वाली पोजीशन में होता है, और एकदम से जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम करता है? हमने पोर्शन पे अपने फोकस रखना है कि एकदम से ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि वो जो हम ज़्यादा खा रहे हैं भूख के चक्कर में, वो हमें फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान पहुँचा देगा। जी बिल्कुल, अभी जैसे हाजरा ने एक्सप्लेन किया कि जब हम अचानक से ओवरफिल करते हैं ना, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होता है और फिर उसको ठीक होने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप एक दफ़ा थोड़ा सा इफ्तार कर लें, चाहे वो जो भी चीज़ आपने लेनी है, 1 खजूर है या 3 खजूर है, पानी का गिलास है, या मे भी कोई जूस है जो फिज़ी और स्वीटेड ना हो। और उसके बाद आप, आइडियल तो ये है कि अगर आप मस्जिद जा सकते हैं, अगर घर के करीब है तो थोड़ी सी वॉक हो जाए आपकी, वहाँ पे नमाज़ पढ़ के जब तक वापस आएँ तो एक दफ़ा इंजन स्टार्ट होकर थोड़ा गर्म हो चुका हो, जैसे मैंने पहले एक मिसाल दी, एंड देन वो हमारे जो यानी एसिड का लेवल है वो भी थोड़ा इस तरह से बैलेंस में आ चुका हो और हम उसको यानी पहले वाली फूड को डाइजेस्ट होने में कुछ यूज़ हो चुका हो, आगे मूव फॉरवर्ड कर चुका हो, एंड देन हम खाना खाएं तो यूजुअली ये प्रॉब्लम नहीं आता। और उस खाने की चॉइस भी मेरा ख्याल है अगेन ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी, एक तो मिकदार भी इतदाल वाली हो और उसको बनाया भी इस तरह से गया हो कि उसके अंदर भी अगेन को बहुत ज़्यादा यानी क्रीमी किस्म के और बहुत ज़्यादा ऑयली किस्म के यानी सालन ना हो तो बेहतर है। हाजरा, पोर्शन कितना मैटर करता है? मतलब अब आप दस्तरखान पे इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, एक एक भी सब खा लें या पोर्शन आपका कंट्रोल नहीं होगा तो मसला होगा? अच्छा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया कि इतनी सारी चीज़ें में अगर आप एक एक भी खा रहे हैं और एक वैरायटी ले, जिस तरह बूफेस की एग्जांपल ले लें, उसमें आप थोड़ा थोड़ा भी खा लेते हैं ना, आपका एंड पे पोर्शन बड़ा ही हो जाता है। आई हैव सीन पीपल के बूफे के बाद उनकी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती, कुछ लोगों को नौजिया भी हो रहा होता है। भाई हमने तो एक ही खाया है, एक एक चीज़ है, वो चखने भी हम लोग काफ़ी ओवर ईटिंग कर लेते हैं। अच्छा देखें, सादगी रखें अपने थोड़े से मेन्यू में, और जिस तरह मैंने कहा था चना चाट खानी है तो एक छोटा बोल ले लें, बहुत ज़्यादा उसका पोर्शन ना लें। और फ्राइड आइटम्स की जिस तरह से हम बात करें, अब मैं ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कहूँ कि बिल्कुल भी ना खाएं तो मुझे पता है मेरी बात किसी ने नहीं माननी। फ्राइड आइटम्स तो बनने ही बनने हैं। उसमें भी अगर आपने हफ्ते में एक दफ़ा आप प्लान कर लें कि हमने खाना है तो थोड़े से खा लें, 1-2 पकौड़े खा लिए, दैट्स इनफ। लेकिन ये डेली बेसिस पे ना हो कि डेली आप कहें जी हमने एक पकौड़ा भी खा लिया, जिसने आप कह रही हैं एक समोसा भी खा लिया, तो एंड पे फिर ज़्यादा ही हो जाता है। तो पोर्शन कंट्रोल तो एक मेन गेम है, मतलब वो एक गेम चेंजर है। अगर आप अपना पोर्शन कंट्रोल कर लिया तो आप समझें कि आपने, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, कि आपने कम खा के और फिर वॉक करके चले जाएँ, उसके बाद आके फिर आप अपना एक मील लें, और जो मील लेना है वो भी ज़रा लाइट मील ही लेना है। जिस तरह हम लोग अपने जो भी डिनर करना है आपने, इट शुड बी अ लाइट वन एज वेल। सही। डॉक्टर साहब, होता ही है, नॉर्मली लोग शिकायत करते हैं सहरी करके सोए तो ऐसे लग रहा है खाना ऊपर को आ रहा है, कड़वा पानी आ रहा है, बर्ब्स आ रहे हैं, वो क्या अगर आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं तो समटाइम लोगों के साथ ही होता है, क्या हम बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं, कोई सालन वगैरह खा लेते हैं, उसकी वजह से होता है? अच्छा, ये इसकी मुख्तलिफ यानी मल्टीपल रीजंस हैं। एक सिंगल प्रॉब्लम की मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है। उसमें एक तो ये कि कुछ लोग ज़्यादा हैवी खा लेते हैं, लेकिन आपने बताया कुछ लोग नॉर्मल भी खाते हैं। उसकी थोड़ा टाइमिंग का भी इशू आता है, क्योंकि ये हमारी जो बॉडी है या जनरली उस टाइम के ऊपर खाने की आदी नहीं होती। और कुछ हमारी हैबिट भी होती है ना डॉक्टर साहब कि थोड़ा सा पहले आप उठे सहरी से खाया और फटाफट लेट भी गया। ये तो बिल्कुल ही जो है ना वो यानी यूँ समझ लें कि ख़राब हैबिट है। वही बात है कि जो यानी अफ्तार करके और उसके बाद सोए और उसके बाद अचानक से उठ के एकदम ठोंस के तो फिर जो है ना फ़ौरन ही लेट के, तो आइडियली थोड़ा सा उठ के एक दफ़ा यानी बॉडी की सारी जो एनर्जी है उसको थोड़ा चालू करके, और वो इबादत का बड़ा खूबसूरत टाइम है यानी सहर से पहले, और उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी तो उसका बोनस है वो हो जाती है। और फिर अफ्तार में भी सहूर में भी जो हमारे पास पराठे की थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि खा ज़रूर लें, लेकिन फिर वो इस तरह से वो
ऑयल में या घी में लुत्फ़ा हुआ, तैरता हुआ ना हो तो बेहतर है। और सहूर में सालन तो ज़्यादातर लोग कम ही खाते हैं, लेकिन कुछ लोग खाते हैं और उनको ज़ाहिर है कि ट्रबल होती है। फिर कुछ लोगों को एक्चुअली जेन्युइनली प्रॉब्लम होता है, जिस तरह से जो स्टमक और फूड पाइप का जो कनेक्शन है वो कुछ लोगों का लूज़ होता है, और उनको नॉर्मली तो वो आता इतना महसूस नहीं होता, लेकिन वो रमज़ान में स्पेशली चूँकि एसिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है तो उससे और ज़्यादा सीने में जलन महसूस होती है। उनको अपना चेकअप करा लेना चाहिए, जो नॉर्मल खुराक के बावजूद। अगर आप इसको इग्नोर करते जा रहे हैं तो ये बड़ा मसला हो सकता है। ये हो सकता है और ये बड़े मसाइल बना सकता है फ्यूचर में। तो बेहतर ये होता है कि उसका चेकअप करा लिया जाए, कोई मेडिसिन ज़रूरी है एटलीस्ट यानी रमज़ान के टाइम के लिए तो उसको ले लिया जाए, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है सीवियर तो फिर उसको इंटरनली एग्जामिन भी कर लिया जाए, जैसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाजरा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कहते हैं कि जी अगर सहरी में आप इस्तेमाल कर लेंगे, दही का इस्तेमाल कर लें, लस्सी का इस्तेमाल कर लें, प्यास भी कम लगती है और आप हाइड्रेट सारा दिन रहते हैं, तो वाकई ये चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं? हाँ जी, इफेक्टिव इस तरह से है क्योंकि देखें ना अभी गर्मी की तरफ रोज़े जा रहे हैं और बॉडी में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस होते हैं जब आप स्वेट करते हैं, तो उसमें फिर दही इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। दूध भी बहुत अच्छी सोर्स है पोटेशियम की। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक प्रैक्टिस है कि हम खजूर सिर्फ इस्तेमाल करते हैं इफ्तार के टाइम। खजूर भी बहुत अच्छी सोर्स है पोटेशियम की, आप वो भी सहरी के टाइम ले सकते हैं। दही हो गई, लस्सी हो गई, बट हमारे यहाँ फिर वही मसला है कि अगर हमने लस्सी इस्तेमाल करनी है तो हमने मीठी लस्सी इस्तेमाल करनी है, अगर हमने जो है वो दही वैसे खानी है तो हमने उसमें चीनी ज़रूर डाल देनी है। कुछ लोग अगर सॉल्ट भी डाल रहे हैं वो भी ज़्यादा डाल लेते हैं लस्सी में। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स तो बिल्कुल भी ना डालें, चलें थोड़ा सा आप स्प्रिंकल कर लें, लेकिन उसको भी वही वाली बात है कि हमें ना थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा एज ए नेशन पता है क्या प्रॉब्लम है, हम लोग एक्सट्रीम पे जाते हैं। अगर हमने नहीं कोई चीज़ करनी तो हमने बिल्कुल भी नहीं करनी, अगर हमने करनी है तो हमने बहुत ज़्यादा कर लेनी है। तो ये चीज़ ना थोड़ी सी ज़रा इसको देखना, बट दही इज़ वेरी गुड ऑप्शन, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, प्रोबायोटिक्स ऑब्वियसली उसमें होते हैं। तो जिस तरह ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं रमज़ान में, तो दही का इस्तेमाल अब मैं तो कहती हूँ सहरी में भी किया करें, इफ्तार में भी किया करें, बट दही उस वाले दूध की बनाएं जिसके ऊपर से क्रीम की लेयर रिमूव की भी, लो फैट की ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अच्छी आ रही है। चलें जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, मैदे में तेज़ाबियत, मैदे में जलन रूटीन में अगर आपके रह रही है और इसके अलावा आप रोज़े भी रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, वो जो कहते हैं ना कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करते चले जा रहे होते हैं, बट कुछ अलार्मिंग साइन ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, हमारे साथ वो शेयर कर दें प्लीज़। थैंक यू। ये एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि वो वाले कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और स्पेशली अगर बैकग्राउंड में प्रॉब्लम चलता आ रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे पेट के ऊपर वाले हिस्से में या कहीं पे भी मुस्तकिल दर्द जो ठीक नहीं हो रही, अगर परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, उल्टियाँ आई जा रही हैं, बार बार आई जा रही हैं, पेट का जो हमारा निज़ाम का पैटर्न है ना वो चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा अचानक से सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गई है या डायरिया वाली साइड पे बात चली गई है और हो जा रहा है, उसके अंदर ब्लड नज़र आ गया या वॉमिटिंग में कभी ब्लड नज़र आए। और इन सब में से एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रैपिड वेट लॉस। आपका वज़न कम हो रहा है, आप कोशिश किए बगैर आप खुश हैं और मैं तो रोज़े रख रहा हूँ और मेरा वज़न कम हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ बियॉन्ड दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम जस्ट अ बिट ऑफ फास्टिंग। आजकल की फास्टिंग तो बिल्कुल 12 घंटे की, तो उसमें जैसे आपने कहा कि लोग गेन ही कर लेते हैं। इन चीज़ों को जो है ना वो हमें थोड़ा तवज्जो से देखना चाहिए, और ऐसी चीज़ अगर कोई महसूस होती है तो हमें उसमें फिर मॉलेज से मशवरा करने में देर नहीं करनी चाहिए। सही जी। पानी की कमी हो जाती है कुछ लोगों को, और कुछ लोग सहरी के टाइम पानी इतना ज़्यादा पी लेते हैं कि उनको वो भी प्रॉब्लम होता है, बार बार आपको उठ के वॉशरूम जाना होता है। फिर हम अफ्तार में भी इतना कुछ खाने के साथ पानी भी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो क्या ये भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है? अच्छा, इसमें यह है कि ना कुछ लोगों से अगर आप पूछते हैं ना कि आप पानी कितना पीते हैं इवन रमज़ान में भी एक दिन में, तो वो कहते हैं कि हम 2 से 3 कप पीते हैं, 2 से 3 ग्लास पीते हैं। अब ये बहुत कम है। आपके पास जो टाइम है अपना आपको हाइड्रेट रखने का, वो ये नहीं है कि आप सहरी के टाइम को 4-5 ग्लास पानी के पी लें या फिर आप इफ्तार में फ़ौरन 4-5 ग्लास पानी के पी लें। जो टाइम है इफ्तार से लेकर सहरी तक आपने उसमें अपने आप को हाइड्रेट रखना है। हाँ, डिवाइड करके बस सिप बाय सिप ले लें, 1 कप पी लिया, 1 ग्लास पी लिया। सहरी में भी जिस तरह भी आपने बात की कि लोग बिल्कुल एंड पे उठते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी पीते हैं, थोड़ा सा ज़रा पहले उठ
जाएं, एक गिलास पानी का पी लिया, फिर आपने अपनी आराम से सहरी कर ली, उसके साथ थोड़ा सा पानी ले लिया, एंड पे थोड़ा सा पानी पी लिया, इस तरह थोड़ा सा डिवाइड करके। एंड पे ज़्यादा पी लेते हैं ना, एंड पे ज़्यादा नहीं पीना ना। अब वो जो 2-3 ग्लास एंड के पी रहे हैं वो फिर प्रॉब्लम करते हैं। ऑब्वियसली इतना तो आपकी बॉडी नहीं ना कर सकती है कि आप 2-3 ग्लास एक साथ पानी के पी रहे हैं। इफ्तार में भी यही होता है, डिहाइड्रेशन के केसेस आते हैं, और उसमें यह है कि वही वाली बात है कि आपकी जो हाइड्रेशन सिर्फ सहरी और इफ्तार के टाइम नहीं, इन बिटवीन जो टाइम है उसमें आपने अपनी, अब देखें काफ़ी टाइम होता है हमारे पास, अब लोग बहुत जल्दी भी नहीं सो रहे होते, 11-12 बजे तो लोग सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जितना पानी पी सकते हैं उतना आप पिएं, तो फिर इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, डिहाइड्रेशन की केसेस। सहरी में ज़्यादा पी लेंगे वो भी मसला करेगा, अफ्तारी में बहुत ज़्यादा पी लेंगे वो भी मसला करेगा। आपने इस तरह से डिवाइड करना है टाइम कि आप अफ्तार के बाद वो जो चल फिर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, उसमें आप पानी पीते रहें ताकि वो बॉडी भी आपकी हाइड्रेट रहे और ज़्यादा मसला भी ना हो। ये एक फैटी लीवर की टर्म होती है, क्या होती है डॉक्टर साहब? फैटी लिवर की टर्म तो अब टॉक ऑफ द टाउन है ना, क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरे नहीं तो तीसरे शख्स को फैटी लिवर है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, आप मोटे नहीं हैं तो आप तो फैटी लीवर आपको मसला, बट अगर आप दुबले पतले हैं तब भी फैटी लीवर का मसला हो सकता है जी। लीन नैश प्रॉपर एक बल्कि ज़्यादा मुश्किल बीमारी है। अच्छा। क्योंकि मोटे बंदे का तो आप वज़न कम करें तो 70-80% लोगों में फैटी लिवर बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर लीन है ऑलरेडी एक बंदा तो फिर आप क्या करेंगे? और उसमें सिर्फ एक डाइटरी चॉइस के अलावा कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ऑप्शन नहीं है, अनलेस कि थोड़ी एडवांस हो गई हो तो हम कोई फाइब्रोसिस की ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसलिए आपने पूछा था कि फ़ैटी लिवर क्या चीज़ है। सादा से जैसे कि लिवर के ऊपर फ़ैट, और लिवर के ऊपर अगर फ़ैट नज़र आ रहा है तो इसका मतलब यूजुअली ये होता है कि बाकी ऑर्गन्स पे भी होगा, स्किन के नीचे भी होगा और हार्ट के अराउंड भी होगा, मे बी लंग्स के अराउंड भी होगा। तो ये एक ओवरऑल जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो मोटापे का मर्ज़ है, उसकी मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस में से एक फैटी लिवर है। और जनरली फैटी, जब हम रोज़ा की बात कर रहे हैं तो मे बी आप मुझसे पूछें तो मैं पहले ही इस बारे में बता दूं। जनरली जो सिंपल फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं उनके लिए रोज़ा प्रॉब्लम नहीं होता। मे बी अगर वो इतदाल के साथ खाएं तो इट माइट इवन हेल्प। लेकिन जिन लोगों को फैटी लिवर की वजह से लिवर के अंदर थोड़ी स्कारिंग हो गई है, लिवर थोड़ा स्टिफ हो गया है और यहाँ तक कि सिरोसिस के पास पहुँच गया है, जिसको हम फाइब्रोसिस की स्टेजेस कहते हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, उन लोगों को एहतियात करनी पड़ सकती है। और ऐसे पेशेंट जिनको यानी ये डायग्नोज्ड हो और वो अपने मौले से राब्ते में हो तो उनको तो डेफिनेटली रमज़ान से पहले अपने मौले से मिल के अपनी अप टू डेट असेसमेंट करा के फिर डिसाइड करना चाहिए, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट करना चाहिए कि रोज़ा रखना है या नहीं। हाजरा, इन मरीजों के लिए डाइट क्या होनी चाहिए? अच्छा, देखिए अभी इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका वेट ज़्यादा नहीं होता बट उनका भी फैटी लिवर होता है। इसकी एक मेन रीज़न है हमारी डाइट में, हमारा जो डाइटरी पैटर्न है उसमें हमने एक बैलेंस में कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं, प्रोटीन लेनी होती है, फ़ैट लेना होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब कार्ब ज़्यादा लेते हैं या जब हम फ़ैट ज़्यादा लेते हैं, इवन अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा ले रहे हैं तो अल्टीमेटली वो भी जाके फ़ैट में कन्वर्ट होता है। तो आपकी डाइट में प्रोटीन, हमारा जो डाइटरी पैटर्न है उसमें सबसे कम जो हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं दैट इज़ प्रोटीन। अभी भी अगर मैं बात करूँ सहरी में या इफ्तार में, तो हम अगर पराठा खा रहे हैं, कोई भी सालन खा रहे हैं, उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। तो इसलिए आपने अपना प्रोटीन का इंटेक बहुत प्रॉपर रखना है। अब प्रोटीन की कौन कौन सी सोर्सेज हैं आपके पास? दूध है, दही है, अंडा है, चिकन है। अगर आप चिकन नहीं खाना चाह रहे तो उसके ऑल्टरनेट्स भी, आप कबाब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी डेली डाइट में होनी चाहिए ताकि जो आपका जो प्रोटीन है तो वो प्रॉपर हो और जो फैट आपने जो एक्स्ट्रा अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है वो थोड़ा सा कम हो। और उसमें फिर फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपने अब देखे ना, हमारा अगर हम एक पैटर्न देखें अपना खाने पीने का, जिसमें हम अभी इन्होंने बात की थी कुछ लोग सालन नहीं खाते, लेकिन हम लोग सालन में भी बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रोटियाँ खानी है तो 2-3 खा जानी है। उसके बाद अगर हमने ऑयल डालना है, हमें लगता है कि हम कम डाल रहे हैं। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, ये कहते हैं कि हम तो ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बट मैंने देखा हुआ लोगों को सालन बनाते हुए, इवन अपने घर में भी आई हैव सीन पीपल जो बना रहे होते हैं अपनी तरफ से वो कम ऑयल डाल रहे होते हैं, लेकिन वो अच्छा खासा ज़्यादा होता है क्योंकि ऑयल बहुत हाई कैलोरिक है। अगर आप 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून पे भी चले जाते हैं तो अच्छी खासी कैलोरीज उसमें आ जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फिर हमने बहुत एक बेसिक लेवल पे जाके अपने क्लाइंट की काउंसलिंग करनी होती है, उनको समझाना होता है कि आपने अपनी डाइट में फ़ैट को कैसे कंट्रोल करना है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे कंट्रोल करना है, फिजिकल एक्टिविटी पे कैसे फोकस करना है। और ये कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हैं जो करके आप बड़े आराम से अपना बॉडी से फैट परसेंटेज को कम कर सकते हैं। चलें जी, ये तमाम चीज़ें हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। आप अपने ना खाने के साथ साथ हमें ज़रूर अपने लिए टाइम निकालना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी वॉक करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें अच्छी क्वालिटी लाइफ जो कहते हैं ना वो स्पेंड करने में हमें हेल्प कर देती हैं। अदरवाइज़ आप जितना मर्जी कम खाते रहें, ये जो बैठे रहना ना, ये बहुत मसाइल जो है वो लेकर आता है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, हाँ, बहुत सारे लोग ना पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन लेने के बहुत आदी होते हैं। सर दर्द हो गया, चलो जी मेडिसिन ले लो, पेट में दर्द हो रहा है, मेडिसिन ले लो। फिर स्टमक अगर पेन है तो मुसलसल आप डॉक्टर से पूछे बगैर स्टमक की मेडिसिन लेते चले जा रहे हैं। आमतौर पे आपको मिल जाती है मार्केट से, ईजी मिल जाती है। सो इस प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं, ये कितनी नुकसानदेह है? अच्छा, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ कि आइडियली जो प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन्स हैं वो हमें फार्मेसी पे ओवर द काउंटर नहीं मिलनी चाहिए। बट ये एक ऐसा काम है जिसको पाकिस्तान में चेंज करने में हमें बड़ा वक्त लगेगा। उसकी यानी ये एक सहूलत तो है, लेकिन ये बहुत डेंजरस हो सकती है। क्योंकि बाज़ का जो वेरी वेरी डेंजरस मेडिसिन्स हैं वो भी ओवर द काउंटर ईजीली विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आपको मिल जाती हैं। इस प्रैक्टिस को कैसे कम किया जाएगा, मे बी इन अनदर शो। बट जो पेन किलर लेने का मामला है ना, वो हमें थोड़ी सी उस बारे में एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। मोस्टली जो क्लासेस हैं पेन किलर्स की वो दो तरह की हैं। एक वो नॉन स्टेरॉइडल्स हैं और एक यानी पैराडोल और ओपिएट साइड की हैं। दोनों मैदे को अफेक्ट करती हैं और बुरी तरह से। जो नॉन स्टेरॉइडल्स हैं वो तो सीधे सीधे अल्सर्स कर सकते हैं और अल्सर समटाइम्स इवन ब्लीड कर सकते हैं और उनकी बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और आजकल के दौर में यानी अगर आप पूछें दो मेन रीजंस स्टमक के अल्सर की, तो एक वो जरसोमा एच पाइलोरी, सबको उसके बारे में पता है, और एक ये जो नॉन स्टेरॉइडल, ये डिफरेंट टाइप्स के ब्रोफिन और इसकी क्लास की जो मेडिसिन्स हैं। ऑन दी अदर हैंड जो यानी मेडिसिन्स हैं जैसे कि पैरासीटामोल के साथ कुछ कॉम्बिनेशंस आते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन करती हैं। उससे कॉन्स्टिपेशन से पेट में यानी ज़ाहिर है कि उलझन होती है। तो एक आध तो चलें, कभी कभार ले ली, कोई आपका दिन मुश्किल गुजरा, कोई सफ़र हो गया, कोई मेहमानदारी होगी किसी दिन, कोई इस तरह से कोई लंबा चौड़ा मामला हो गया। लेकिन ऐसे ही नीजर की तरह के बस आज मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का नहीं फील कर रहा, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द है, तो बजाय रेस्ट करने के या कोई वाटर इनटेक ज़्यादा करने के या मे बी थोड़ा स्ट्रेस फ्री होने के, चिल आउट करने के, जो नेचुरल मेथड्स हैं सिंपल यानी सिम्टम्स को मैनेज करने के, उसके बजाय अगर आप मेडिसिन पे रिलाई करना स्टार्ट हो जाएं तो ये बड़ा डेंजरस साबित हो सकती हैं। बिकॉज नेक्स्ट टाइम आपको ये आसान हल लगता है, फिर आप यानी एक तरह से लग जाते हैं, वो आप आदी हो जाते हैं ना, आपको खुद नहीं पता होता, बट उसका नुकसान आपको बहुत होता है। हाजा, हर घर में ऑलमोस्ट मुझे लगता है हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी है, डायबिटीज़ की। सो ये अगर रोज़ा रख रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल इन्हें रखना है? अच्छा, सबसे पहले तो अगर तो हार्ट पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटीज़ हैं तो रमज़ान से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि उनसे अपनी मेडिसिन एडजस्ट कराएं। अगर आपका ब्लड शुगर आप मॉनिटर करते रहें, अगर तो बहुत हाई या लो साइड पे जा रहा है, या आपकी जो ब्लड प्रेशर भी, आपकी शुगर भी, इसको मॉनिटर करते रहें। हाई या लो साइड पे जा रहा है तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, क्योंकि डॉक्टर्स पूछते भी हैं। अगर तो डॉक्टर ने कह दिया कि रोज़ा ना रखें तो प्लीज़ रोज़ा ना रखें। देखिए, हमारी जो बॉडी है वो एक अमानत है अल्लाह की तरफ से। ठीक है, रोज़ा इबादत है, फ़र्ज़ है, लेकिन हमने अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है। तो अगर तो डॉक्टर ने आपको मना कर दिया तो रोज़ा ना रखें। लेकिन अगर आपने रोज़ा रखना है तो उसके लिए फिर जो आपकी जिस तरह आपने कहा था कि हम लोग लस्सी में भी नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस होंगी कि आपने अपना खाना बनाना है तो कैसे बनाना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो किस तरह से करनी है। डायबिटिक्स के लिए तो एक कंसिस्टेंट हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं उनको इफ्तार में और सहरी में। उनके लिए सिंपल शुगर्स जो हैं वो ज़रा थोड़ी सी ऑब्वियसली उनका जो है वो करना होता है, कंट्रोल करना होता है। अगर तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाती है ड्यूरिंग रोज़ा, तो वो वार्निंग साइंस का उनको कुछ पता होना चाहिए कि डिज़ीनेस होना या फिर पसीना बहुत ज़्यादा आना, पैल्पिटेशंस होना, तो ये सब चीज़ें उन्होंने मॉनिटर करनी है। उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये अब कुछ ऐसे साइंस हैं कि जिस पर उन्होंने अपना रोज़ा भी उस टाइम पे आप कह लें कि तोड़ना ही होता है एक तरह से। तो ये चीज़ें जो है ये सारी देखनी होती हैं। अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें 1-2 महीने पहले, बेशक उनसे डिस्कस कर लें, रमज़ान से पहले उनसे डिस्कस करें और सारा एक प्लान लेके रोज़े रखें अपना। ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ऑयली चीज़ें होती हैं ना, पकौड़े, समोसे, और अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है तो आप ये चीज़ें खा सकते हैं। देखें, ज़्यादातर जो रीज़न है ना हाई ब्लड प्रेशर की, वो एक वेट गेन भी होती है, तो उसमें हमने वेट रिडक्शन तरफ जाना होता है। और जब आप ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वेट ही गेन होगा इससे। और इसमें फिर आपका सॉल्ट का भी इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें भी हम ये नहीं कह रहे कि मैं उनसे कह दूँ कि बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी से पकौड़े समोसों का मज़ा ख़त्म कर दें, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हमारा जो दस्तरखान लगता है, जो इफ्तार का एक लगता है, उसमें सब चीज़ें होती हैं। बट ये है कि आप वंस इन अ वाइल खा लें और कम क्वांटिटी में खा लें तो वो ठीक है। बट डेली प्रॉब्लम तो वो होगी जब आप डेली का आपका जो है खाना पीना ख़राब होगा। वंस इन अ वाइल खा लिया तो उसमें इतना मसला नहीं है, मॉडरेशन में खा लिया तो उसमें इतना इशू नहीं है। और फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल डायबिटीज़ के पेशेंट कर सकते हैं?
अच्छा, इसमें वो कर सकते हैं, बट वही वाली बात है, उन्होंने अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करना है। जूसेस तो हम नहीं रेकमेंड करते हैं, फ्रेश फ्रूट जूसेस भी हम नहीं रेकमेंड करते हैं, क्योंकि आप देखें ना कि 3-4 फ्रूट्स का 1 कप जूस निकलता है, तो वो बहुत ज़्यादा आपका शुगर उससे ज़्यादा हो सकती है। फ्रूट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, हम कहते हैं कि मील के साथ ले लें, साथ में कुछ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले लें, कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स होते हैं जो उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो भी मॉडरेशन में फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटिक्स। ठीक है, वो कहते हैं ना कि बनाना नहीं ले सकते, मैंगो नहीं ले सकते शुगर के पेशेंट, तो आप खा सकते हैं लेकिन मॉडरेशन। हाँ, मॉडरेशन में खा सकते हैं। उसमें हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना होता है, ग्लाइसेमिक लोड देखना होता है। हम कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे दे देते हैं कि विद मील अगर आप ले रहे हैं और आपकी मील में ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, तो आप थोड़ा सा पोर्शन आम का भी खा सकते हैं, आप थोड़ा सा पोर्शन बनाना का भी खा सकते हैं। वो फिर थोड़ा सा ना इंडिविजुअलाइज्ड भी हो जाती है प्लानिंग, कि हम ब्लड शुगर्स भी देख रहे होते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के कितने, अगर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हैं तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह का इस्तेमाल और फिर मैदे की बनी हुई चीज़ें होती हैं, उसका इस्तेमाल भी हो रहा होता है, तो वो बिल्कुल। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छा, देखिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी ना कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं। हम अच्छा, कुछ लोग ये भी टर्म यूज़ करते हैं जी, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट या कुछ इस तरह की डाइट। अब ऐसे नहीं होता, हम लोग इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉडिफिकेशन। हम मैदे से शिफ्ट कर देते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे। अब ये वाले जो कार्ब्स हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल हैं। अब वो लेने कितनी ग्राम्स की रोटी लेनी है, कितने साइज़ की रोटी लेनी है, यहाँ पर फिर उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। चावल लेने हैं तो कितने लेने हैं, सब्जियों का इस्तेमाल करना है, कुछ हमारी स्टार्ची वेजिटेबल्स होती हैं जिस तरह आलू हो गए, मटर हो गए, अब ये वाली ये कितनी इस्तेमाल करनी है। तो फिर सारी पोर्शन कंट्रोल पे उन पेशेंट्स को हमें गाइड करना होता है किस तरह से उन्होंने करना है। रमज़ान में दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उन्हें सहरी में कितना खाना है, इफ्तार में कितना खाना है, किस तरह से पोर्शन कंट्रोल में खाना है, ये सब चीज़ें माइंड में रख के यानी उनको आम गाइड करना लोगों की होता तरह है। जिनको होता है कि जी हमने रोज़ा रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा खा लें, डायबिटीज़ के और हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को वहाँ पे बहुत ज़रूरत है पोर्शन कंट्रोल करने की, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही उनके लिए मसला हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपसे एक सजेशन चाहिए होगी, एक मशवरा चाहिए होगा उन तमाम पेशेंट के लिए जो स्टमक का जिनको इशू है, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? थैंक यू जी। सबसे जो बड़ी बात समझने की है वो ये है कि रोज़ा हमें सब्र का दर्स देता है। तो रोज़ा या रमज़ान अफ्तार पार्टियां अरेंज करने के लिए नहीं आता। आप मिलें जुलें ज़रूर, पार्टी भी करें, लेकिन उसमें जो अपनी ख़ुराक है उसको थोड़ा एहतियात और इतदाल के साथ इस्तेमाल करें। आपका मैदा आपका अपना ही है, उसका ख़्याल आपने रखना है, किसी और ने नहीं रखना। और अगर आप किसी दायमी पुराने मर्ज़ का शिकार हैं तो रमज़ान से पहले एक दफ़ा अपने मौले से ज़रूर मिल लें। मेडिसिन्स का बाज़ का टाइम एडजस्ट करना होता है, बाज़ का डोज़ एडजस्ट करनी होती है, बाज़ का कोई कम करनी होती है, कोई ऐड करनी होती है मेडिसिन। तो ऐसी सिचुएशन में जो यानी अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ का किसी का आप शिकार हैं तो एक दफ़ा यानी कहते हैं प्री प्लानिंग कर लें। ज़रूरी है जी, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, स्टमक का कोई इशू है, ज़रूरी 1 हफ़्ता पहले रमज़ान से अपनी मॉनिटरिंग करना शुरू करें। आप देखें कि आप कहाँ पर स्टैंड करें, अपने डॉक्टर से सारी चीज़ें डिस्कस करें, उसके बाद डिसाइड करें जी आप रोज़ा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, और अगर रख रहे हैं तो फिर किस एहतियात के साथ रख रहे हैं। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? वही जो भी डॉक्टर साहब ने बात की, मॉडरेशन इज़ द की, एतदाल में रहें। और मैं तो ये भी कहूँगी कि अपने इफ्तार और सहरी में प्रोटीन को ज़रूर ऐड करें। जिस तरह अभी हमारी साइड डिस्कशन भी हो रही थी कि हमारा ना अभी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा होती है, मसल मास कम होता है, तो इसलिए अपनी बॉडी में डेली बेसिस पे कुछ प्लान कर लें कि हमने हर मील में प्रोटीन कैसे लेनी है। तो इसलिए एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन, अपनी हाइड्रेशन एंड मॉडरेशन, ये सब चीज़ें आपने अपनी डाइट में लेकर आनी है। तो आप तंदुरुस्त रहेंगे जी, सेहतमंद रहेंगे और अच्छे तरीके से रोज़े भी रख सकेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। This segment is brought to you by Evercare Hospital.